हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 15 जैव विविधता एवं संरक्षण। पिछले भागों में हमने जैव विविधता की संकल्पना, जैव विविधता के प्रतिरूप, जैव विविधता का महत्व और जैव विविधता का क्षय यानी क्षति के बारे में पढ़ लिया था। आज की वीडियो में हम जानेंगे जैव विविधता का संरक्षण कैसे किया जा सकता है, या हम कह सकें कि जैव विविधता को कैसे पृथ्वी पर बचाया जा सके। ये पॉइंट जैसा कि आप जानते हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और पृथ्वी के लिए इम्पॉर्टेंट तो है ही है, आपके एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस पूरे कंसेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ने का प्रयास करिएगा ताकि जो भी डीप से डीप क्वेश्चन इससे बनाए जाते हैं वो आप आसानी से कर सकें। तो सबसे पहले देखते हैं, तो जैव विविधता के महत्व को समझ लेने के पश्चात यह निश्चित हो जाता है कि इसे संरक्षित एवं सुरक्षित रखना अत्यंत आवश्यक है। यानी जैव विविधता का महत्व हमने पढ़ा था तो जाना था कि कितना ज़्यादा प्रोडक्ट्स हमको प्लांट्स और जीवों से मिल रहा है, तो हमें उनको सुरक्षित करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी तो बनती है। अब बात आती है कि इसके लिए हमें कौन से कदम उठाने चाहिए। जैव विविधता को संरक्षित रखने के लिए हमें कौन से कदम उठाने चाहिए, तो सबसे पहला जो कदम है वो आप आसानी से लिखिए, लिखने का प्रयास करिए, खुद से लिखने का प्रयास करिए कि सबसे पहला तो कदम हमें उठाना चाहिए कि जंतुओं के प्राकृतिक आवास और वनों का संरक्षण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर जंतु के आवास से हम छेड़छाड़ करते हैं तो यह बात सत्य है कि आगे चल करके वो जंतु विलुप्ति की ओर चले जाएंगे, क्योंकि जिसका हैबिटेट जैसा होता है, अब जिस हैबिटेट में जो रह रहा है वहीं पे सरवाइव कर पाएगा। अगर हैबिटेट हम चेंज कर देते हैं तो हो सकता है जंतु या जीव सरवाइव ना कर सके। तो हमें क्या करना चाहिए, वन्य जीवों के जो हैबिटेट है या आवास है जिसको हम वन बोलते हैं, वनों को हमको संरक्षित करना चाहिए। नेक्स्ट है कि हमको संरक्षण के कार्यक्रमों को प्रायोरिटी देनी चाहिए, अर्थात प्राथमिकता देनी चाहिए। क्यों? केवल हम औपचारिकता करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, हमें इसको प्रायोरिटी में रखना चाहिए। जो भी कार्यक्रम है उसमें सक्रिय रूप से देश द्वारा या देश की सरकारों द्वारा कार्य करना चाहिए। अगला कदम उठाना चाहिए कि कानून द्वारा संरक्षण किया जा सकता है जैव विविधता का, कि जैव विविधता की हानि पर या क्षति पर बड़े से बड़ा हर्जाना लगाना चाहिए या बड़ी से बड़ी सज़ा होनी चाहिए, जिससे कि पूरी तरीके से वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण हो सके। इसके लिए कड़े कानून बनाए जाने चाहिए और इसको इनके ह्रास को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। अगला कदम हो सकता है कि वन्य जीवों पर अधिक से अधिक शोध कार्य हों। शोध कार्य का अर्थ होता है उनके अंदर अगर कोई बीमारी आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, क्या उनका हैबिटेट है, उनको कहाँ कहाँ परेशानी आ रही है, उसके बारे में हमें अध्ययन करना चाहिए। अगला है कि हम चाहें तो, हालांकि देशों द्वारा ऐसा प्रयास किया जा रहा है, जंतु शरण स्थलों का निर्माण करना चाहिए, जिसको सेंचुरी बोलते हैं। इनका निर्माण, राष्ट्रीय उद्यानों का निर्माण करना चाहिए, जिससे कि वो चूँकि क्षेत्र जो होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान जो ऐसा क्षेत्र है जिसमें क्या कहते हैं, जो भी पदार्थ है या जो भी जीव है उन सब को सुरक्षित कर दिया जाता है कि कोई भी उनका शिकार नहीं कर सकता है। ऐसे ही हमें जंतुओं के लिए चिकित्सालय की भी व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे यदि कोई ऐसी बीमारी होती है जंतुओं को जिससे वो स्वयं को ठीक नहीं कर पाते हैं तो उनको भी इलाज प्रोवाइड करना चाहिए। और अगला है कि हम चाहें तो जीवों के प्रति दया की जागरूकता वाली भावना व्याप्त कर सकते हैं पब्लिक में, यानी इस पर भी हमें काम करना चाहिए कि जीव जंतुओं पर दया करिए, साथ साथ में पौधों पर भी दया करिए क्योंकि वो भी जीव हैं। और अधिक से अधिक हमें वृक्षारोपण करना चाहिए और साथ साथ में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए अच्छे से अच्छे कानून बने हों, जिससे कि जैव विविधता संरक्षित किया जा सके। तो ये बातें आप तब लिखेंगे जब पूछा जाए आपसे एग्जाम में कि जैव विविधता संरक्षण के बारे में आप क्या कहते हैं, या आप कौन से कदम उठाएंगे या कौन सी नीतियाँ आप अपनाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि जैव विविधता संरक्षण की युक्तियाँ क्या हैं। तो जैव विविधता का संरक्षण आवश्यक पारिस्थितिक प्रक्रियाओं व जीवन आधार तंत्र को बनाए रखने, जातीय विविधता को सुरक्षित रखने व अधिक उपयोग की जातियों, पारिस्थितिकी तंत्रों के
तर्कसंगत उपयोग के उद्देश्य में किया जाता है। ये पॉइंट आप छोड़ भी सकते हैं। कहने का मतलब हम जानते हैं कि जैव विविधता कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इस इम्पॉर्टेंट को समझते हुए जैव विविधता का संरक्षण करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। और इसीलिए इसको संरक्षित करने के लिए दो मुख्य विधियों का निर्माण किया गया है, या दो मुख्य विधियां बताई गई हैं, या हम कह सकते हैं कि दो मुख्य युक्तियां बनाई गई हैं जिनसे हम जैव विविधता को संरक्षित कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं। सबसे पहली जो युक्ति है वह है स्वस्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय संरक्षण का अर्थ होता है अगर कोई जाति है जो संकट में है और उसको हमको संरक्षित करना है तो उसके हैबिटेट को हमको नहीं बदलना होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये जाति है और इसको संरक्षित करना है, इसे हम दूसरे हैबिटेट में लाते हैं तो मे भी चांसेज है कि ये जाति समाप्त हो जाए। तो जहाँ पर ये है उस पूरे स्थान को ही, यानी उस वन को ही राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया जाए, जिससे उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप जो है वो रोक दिया जाए और यह जाति बच जाए। चलिए बात करते हैं। तो संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण के लिए उन्हें प्राकृतिक परिस्थितियों में ही रखा जाता है। इसके लिए इनके आवास को सुरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। इस दृष्टिकोण से राष्ट्रीय उद्यान, प्राकृतिक सुरक्षा स्थल, नेचुरल रिजर्व्स, शरण स्थल यानी सेंचुरी आदि विकसित किए गए हैं। भारत में 90 राष्ट्रीय उद्यान तथा 448 शरण स्थल, वन्य जंतु विहार है। तो पूरे नाम तो आप याद कर ही नहीं सकते हैं। सबसे पहले इसमें 3 कंसेप्ट जरूरी है जानना। संकटग्रस्त प्रजातियां क्या हैं, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। राष्ट्रीय उद्यान क्या है और शरण स्थल अर्थात सेंचुरी क्या है। तो इनके बारे में चूंकि आपके सिलेबस में दिया गया है तो हमको डिटेल में बात करना होगा। अगर कहें राष्ट्रीय उद्यान क्या है तो राष्ट्रीय उद्यान पूरा डिटेल में आपको अभी पढ़ाएंगे, तो उसको लेकर के बिल्कुल परेशान मत होइए। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है बाह्य स्थानीय संरक्षण। बाह्य स्थानीय संरक्षण से क्या तात्पर्य है? बाह्य स्थानीय संरक्षण का मतलब है जैसे ये जाति है, अगर ये यहाँ पर डेंजर में है तो इसको हम बाहर कहीं सेफ स्थान पर ले आते हैं जहाँ पर इसको हम बचा सकें। इसको उत स्थानीय संरक्षण भी कहते हैं। तो जब दुर्लभ एवं संकटग्रस्त जीवन पादपों को उनके प्राकृतिक आवास से हटाकर अन्य सुरक्षित स्थानों पर रखा जाता है या पौधों को उगाया जाता है तो इसे ही बाह्य संरक्षण कहते हैं। इन कृत्रिम आवासों में प्राकृतिक वातावरण प्रदान करने की चेष्टा की जाती है, जैसे शोधशालाओं और ग्लास हाउस आदि का निर्माण किया जाता है। अब इसमें बाह्य स्थानीय संरक्षण में और सारी विधियाँ भी अपनाई जा सकती हैं। जैसे हमने कहा स्वस्थानीय संरक्षण में, अब इसमें राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपको बाह्य स्थान में नहीं लिखना है, राष्ट्रीय उद्यान स्वस्थान में ही आता है, तो इसको आप सही कर लीजिएगा। तो अगर बात करें बाह्य स्थान में, तो बाह्य स्थान में शोधशालाओं का निर्माण किया जाता है और साथ साथ में जीन बैंक का भी निर्माण किया जाता है। जो बाह्य स्थान में है उसमें जीन बैंक का निर्माण कर लिया गया, जिससे क्या जो जाति समाप्त होने वाली है उसके जीन को स्टोर कर लिया गया और जीन में अगर कोई कमी है तो उसको भी जीन टेक्नोलॉजी द्वारा सही किया गया, जिससे जाति बची रहे। और अगला है जंतु उद्यान या वनस्पति उद्यान, या हम जिसको कहते हैं जू, जंतु घर का निर्माण करना भी एक प्रकार का बाह्य स्थानीय संरक्षण है। आप हमारी बात समझ रहे हैं? इसमें कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं? इसमें आ रहा है जू किसमें है? बाह्य स्थानीय संरक्षण में। अगर चिड़ियाघर का जो शेर है उसकी सारी जिम्मेदारी मानव के ऊपर है, मानव उसको संरक्षित कर रहा है, जबकि वो है जंगली जीव और उसको हम उसके जैसा वातावरण यहाँ पर देने की प्रयास कर रहे हैं, प्राकृतिक वातावरण देते हैं। आप जू गए हैं, आपने देखा होगा वो जंगल जैसा ही लगता है लेकिन होता मानव निर्मित है। तो इसमें जूलॉजिकल गार्डन है, बॉटनिकल गार्डन और जू का निर्माण किया जाता है और साथ साथ में क्रायो प्रिजर्वेशन भी किया जाता है। इस विधि द्वारा जो इनके युग्मक होते हैं जैसे शुक्राणु, अंडाणु या बीज आदि को बहुत कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और संरक्षित किया जाता है, जिससे आने वाले समय में हम उनको फिर से उगा सकें। साथ साथ में अगला जो है हम बाह्य स्थान के बारे में बता रहे हैं, इनके एग्जाम्पल्स अगर आप देना चाहें तो अगला हो जाएगा जीन बैंक, भी बाह्य स्थान का ही, आप लिख भी लीजिएगा।
जीन बैंक भी किसका है? बाह्य स्तन का। जीन बैंक मतलब क्या है? जीन बैंक में उन जो भी जातियाँ हैं उनके जर्म प्लाज्म को हम स्टोर करते हैं, डीएनए को स्टोर कर लेते हैं, जिससे कि भविष्य में हमें जब भी कुछ भी अनुसंधान करना होगा तो इसका उपयोग कर सकेंगे। नेक्स्ट है बीज बैंक। बीज बैंक अर्थात सीड बैंक का भी प्रयोग हम करते हैं बाह्य स्थानीय संरक्षण के रूप में। उसमें क्या किया जाता है? इसमें जीवित अवस्था में पादप के जीवित बीज को स्टोर कर लिया जाता है बहुत कम टेम्परेचर में, और इसके बाद आने वाले समय में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये थे स्वस्थानीय संरक्षण और बाह्य स्थानीय संरक्षण। चलिए अब जान लेते हैं स्वस्थानीय संरक्षण और बाह्य स्थानीय संरक्षण में क्या अंतर है। तो ये अंतर लिखने को एग्जाम में आता है 2 नंबर में, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। यहाँ वन्य जीवों एवं पादपों को उनके प्राकृतिक आवास में ही रखा जाता है या संरक्षित किया जाता है, जबकि यहाँ वन्य जीवों एवं पादपों को मानव निर्मित परिवेशों में संरक्षित किया जाता है। जैसे हमने कहा था जूलॉजिकल गार्डन जिसको जू कहते हैं, और जू का निर्माण अगर किया गया है मानव द्वारा, लेकिन वहाँ पर परिवेश थोड़ा प्राकृतिक दिया जाता है। यहाँ प्रबंधन एवं संरक्षण हेतु धन की आवश्यकता अधिक होती है। क्यों? क्योंकि चारों तरफ से हमको तार लगाने होंगे या बहुत सारे गार्ड्स लगाने होंगे जिससे हम यह सुरक्षित कर सकें। इसमें तकनीकी कम उपयोग होती है, तकनीकी का इस्तेमाल अधिक नहीं होता है, लेकिन यहाँ प्रबंधन एवं संरक्षण हेतु तकनीकी की आवश्यकता अधिक होती है। तरह तरह की हमको बनाने पड़ेंगे, केव्स बनाने पड़ेंगे, और आपने देखा होगा जू में बहुत सारी तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है। यह संरक्षण की प्राकृतिक विधि है, जैसे अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। अभ्यारण्य का अर्थ होता है सेंचुरी, जिनको वन्य जीव विहार या जंतु विहार या शरण स्थल भी कहते हैं, और राष्ट्रीय उद्यान। और इसमें यह संरक्षण की कृत्रिम विधि है, जैसे जीन बैंक हो गया और बीज बैंक हो गया, है ना, और जू हो गया, जिसको आप लिख सकते हैं वनस्पति उद्यान, जंतु उद्यान या जंतु घर। तो ये हो गया अंतर स्वस्थानीय संरक्षण और बाह्य स्थानीय संरक्षण में। चलिए अब बात कर लेते हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, और वह है जैव विविधता हॉटस्पॉट। आपके सिलेबस में मेंशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और 2 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। हॉटस्पॉट क्या है? अब आप वो एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे जो हॉटस्पॉट आपके मोबाइल में है। यह हॉटस्पॉट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इवन दैट आपके मोबाइल के हॉटस्पॉट से इस हॉटस्पॉट का कोई भी लेना देना नहीं है। हॉटस्पॉट का अर्थ होता है एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर जैव विविधता बहुत रिच हो, अर्थात बहुत प्रकार के, समझिएगा, जीव जातियाँ या प्रजातियाँ वहाँ पर उपस्थित हों, और मानव के हस्तक्षेप से वहाँ पर कुछ गड़बड़ी आ रही हो, या संवेदनशीलता अधिक हो गई हो, या डेंजर वहाँ अधिक हो गया हो, खतरा जातियों पर अधिक हो गया है, वही कहलाता है हॉट स्पॉट। इसको हिंदी में तप्त स्थल बोला जाता है। तो हो सकता है एग्ज़ाम में ये पूछा जाए भारतीय तप्त स्थल क्या है या जैव विविधता तप्त स्थल क्या है, तो आप यही लिखना है आपको। ऐसे क्षेत्र जो जीव जातियों से अत्यधिक परिपूर्ण होते हैं और जिनको मानव क्रियाकलापों के प्रति अति संवेदनशील घोषित किया जाता है, जैव विविधता हॉटस्पॉट कहलाते हैं। ये स्थान अधिकतम सुरक्षा के लिए पहचाने जाते हैं। सबसे पहले नॉरमैन मायर ने जैव विविधता के हॉटस्पॉट की संकल्पना विकसित की थी तथा इन क्षेत्रों को स्वस्थानीय संरक्षण के लिए परिचित कराया, अर्थात जो स्थान है उसको हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया। अब उस स्थान से किसी को कोई भी छेड़छाड़ करने की इजाज़त नहीं होती। वह एक तप्त स्थल है, उस पर आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, अर्थात कोई हस्तक्षेप नहीं करना है। अब जब हम किसी के प्राकृतिक वास में ही उसको संरक्षित करते हैं तो ये क्या होता है, स्वस्थानीय संरक्षण ही तो होता है। अभी तो आपने पढ़ा है। आगे बात करते हैं तो विश्व के कुछ क्षेत्र जातियों की अत्यधिक जैव विविधता के रूप में ज्ञात हैं। यद्यपि विश्व की कुल भूमि का केवल 2.4% स्थल क्षेत्र जो है भारत में है, यह वैश्विक रूप से जैव विविधता का 8% से अधिक ज्ञात अंशदाता है। मतलब भूमि जो है वो 2.4 है,
लेकिन जैव विविधता यहाँ 8% है, तो जैव विविधता हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा अधिक है। हॉटस्पॉट की पहचान अथवा निश्चित करने के लिए 4 बातें जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली बात है कि जातियों की समृद्ध स्थिति होनी चाहिए, यानी यहाँ जातियाँ अच्छे अनुपात में पाई जानी चाहिए। स्थानीय जातियों की संख्या ठीक होनी चाहिए। आवास की हानि से उत्पन्न संकट की डिग्री, यानी क्या जो आवास मानव द्वारा नष्ट किए जा रहे हैं उनसे संकट उत्पन्न हो रहा है। अगला है दोहन का स्तर या डिग्री, की जीवों का दोहन या पौधों का दोहन क्या किया जा रहा है। ये हो गया हॉटस्पॉट घोषित करने के पैमाने। अब आगे बात करते हैं विश्व भर में पहचाने गए हॉटस्पॉट में से 3 क्षेत्र भारत तथा उसके करीबी देशों में पहचाने गए हैं, यानी भारत में कुल 3 हॉटस्पॉट है। एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के पूछता है कि भारतीय हॉटस्पॉट बताएं, तो हॉटस्पॉट वह स्थल है जहाँ पर जैव विविधता अधिक होती है तथा मानव के क्रियाकलाप बढ़ने से संवेदनशीलता बढ़ जाती है। भारत में मुख्य रूप से 3 हॉटस्पॉट पहचाने गए हैं और उन तीनों हॉटस्पॉट के बारे में आपको लिखना ही होगा। पहला है पश्चिमी घाट, और इसके बाद है श्रीलंका पूर्वी हिमालय, और फिर है इसके बाद इंडो बर्मा का क्षेत्र। तो इनके बारे में जान लेते हैं। तो पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका, ठीक है, पश्चिमी घाट और श्रीलंका को मान लिया गया है पहला, और दूसरा जो है वह है पूर्वी हिमालय क्षेत्र, और इसके बाद तीसरा है इंडो बर्मा क्षेत्र। तो ये बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं पश्चिमी घाट की। तो यह तप्त स्थल भारतीय महाद्वीप के पश्चिमी तट के समानांतर फैला है। इसका क्षेत्रफल 1600 वर्ग किलोमीटर का है। इसके अंतर्गत महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल राज्य इसका क्षेत्र आता है। यहाँ अधिकांशतः सदाबहार वन मिलते हैं। केरल की प्रसिद्ध शांति घाटी यानी साइलेंट वैली, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि शांति घाटी कहाँ है या शांत घाटी कहाँ है, साइलेंट वैली कहाँ है, तो वह है केरल में, और जो कि पश्चिमी घाट के अंतर्गत ही आती है। हमारे देश में वृक्षों की सर्वाधिक विविधता इसी क्षेत्र में मिलती है। इस क्षेत्र में लगभग 1650 पादप जातियाँ मिलती हैं, जो देश की कुल जातियों की 40% है। तो आप सोच लीजिए पश्चिमी घाट कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में पुष्पी पादप भी अधिकता में है। वन्य प्राणियों की दृष्टि से भी यह क्षेत्र संपन्न है। इस क्षेत्र में सरीसृप, उभयचर, कुछ तितलियां एवं स्तनधारियों की कई जातियां स्थानिक रूप से मिलती हैं। यहाँ वृक्षवासी प्राणियों की भी अधिकता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई है। नेक्स्ट है आपका पूर्वी हिमालय क्षेत्र। पश्चिमी घाट के बारे में हमने आपको बता दिया। फिर बात करते हैं पूर्वी हिमालय के क्षेत्र। तो इस क्षेत्र के अंतर्गत सिक्किम का अधिकांश भाग आता है, और यह क्षेत्र पड़ोसी देश भूटान तक फैला है। इस क्षेत्र के समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 1780 से 3500 मीटर तक है। इसलिए इस क्षेत्र की जो जलवायु है वो शीतोष्ण है। इस क्षेत्र में कुछ अलग अलग घाटियाँ भी हैं। इनमें अधिकांशतः स्थानीय जातियाँ हैं। इस क्षेत्र का कुछ भाग वृक्षविहीन है। इसे अल्पाइन क्षेत्र भी कहते हैं। इस भाग में वनस्पति एवं झाड़ियों की अधिकता है। जो नेक्स्ट है इंडो बर्मन पार्ट, उसमें भी जैव विविधता बहुत अधिक पाई जाती है।